ओके तो आज इस लेक्चर में बेसिकली वी विल ट्राई टू डेवलप अनदर वेरी सिंपल वेरी बेसिक एप्लीकेशन called simple plus minus or add operation. Okay, so the idea is that we will develop a simple form that will take two numbers and add those two numbers and give us an output. So developing a very simple basic just to learn from right absolute beginner level, understanding how we can use Android Studio and how we use Android Studio from very basics to develop a simple applications. The advanced level of applications we will go as throughout the course and we will try to make as many as we can, but this is just like for the first time. If you are beginner और आपको पहले और किसी एंड्रॉइड पे कोई ऐप नहीं बनाई हुई तो समझो हम बेसिक से बिल्कुल कोशिश करेंगे कि स्टार्ट करके इस वीडियो को बनाएं, इस ऐप को बनाएं। तो लेट्स बिगिन। ठीक, तो फर्स्ट टाइम जब आप एंड्रॉइड खोलोगे तो आपसे पूछेगा न्यू प्रोजेक्ट पे आ गए तो अब आपसे एक्टिविटी पूछेगा। ठीक है, इसके बारे में हम पहले भी बहुत दफा बात कर चुके हैं। बेसिकली दिस मींस के आप फोन के लिए बना रहे हो और क्या ऐप बना रहे हो, बेसिक एक्टिविटी, नेविगेशन, ये कुछ बेसिक समझो प्रीसेट्स इनिशियली आपको बना के दे दिए गए हैं। इसमें जब आप स्टार्ट में आ जाएंगे तो आपसे बोलेगा नो एक्टिविटी। नॉर्मली ये रेकमेंडेड नहीं है, कुछ लोग नो एक्टिविटी से भी स्टार्ट करते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे वांट टू डू, लेकिन हम लोग क्योंकि बेसिक बिगिनर लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं तो ऑलवेज रेकमेंडेड कि भाईजान एम्प्टी से स्टार्ट करें। क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट पे आ जाएंगे तो अब मुझसे पूछेगा अपनी एप्लीकेशन का नाम बताओ। एप्लीकेशन का नाम वही नाम होगा जो आप जब मोबाइल पे एंड्रॉइड इंस्टॉल करोगे अपनी ऐप, तो जो आपके ऐप का नाम होगा वो ये यहाँ पे नाम आ जाएगा। सो डू इंश्योर कि आप नाम सही से दें, ठीक है, ताकि आपको पता हो कि जो ऐप का नाम है। बाद में हम चेंज कर सकते हैं बट लेकिन वो रिफैक्टर्स में कभी कभी प्रॉब्लम्स इश्यूज आ जाते हैं। सो इट्स ऑलवेज रेकमेंडेड टू नो कि आप एप्लीकेशन का नाम क्या दे रहे हो, ताकि बाद में आपको फिर कोड लेवल में और फिर डिपेंडेंसीज को और पैकेजेस को तब्दील ना करना पड़े। ठीक है, क्योंकि एंड्रॉइड के साथ बहुत सारी चीजें एसोसिएटेड होती हैं, तो चेंजिंग द नेम एंड पैकेज लेटर ऑन क्रिएट्स मोर प्रॉब्लम। ठीक, तो मैंने यहाँ पे दे दिया BSIT इवनिंग एड, उसके बाद पैकेज नेम आ जाता है। अब इस वक्त क्योंकि मैं प्रीवियसली कुछ चीजों पे काम कर चुका था तो इसने चेंज कर दिया, मैं थोड़ा इसको रीसेट कर देता हूं। ठीक है, पैकेज नेम आ गया। पैकेज नेम में क्या है वो बता रहा है कि आपका डिफॉल्ट पैकेज com.example.bs IIT इवनिंग एड की ऐप आ जाएगी। ठीक है, ये आपका जो एप्लीकेशन नाम था वही यहाँ पे पैकेज का नाम आ गया और उसने एक एग्जाम्पल डाल दिया। अब यहाँ पे एग्जाम्पल बेसिकली डिफॉल्ट में जब आप भी स्टार्ट करोगे तो हमेशा एग्जाम्पल का एक फोल्डर आता है। इसको नॉट रेकमेंडेड किया गया है। जब आप अपनी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे अपलोड करेंगे, यहां से बना ली, सारा काम मैंने खत्म किया, अब फाइनल APK मुझे डेवलपर प्ले स्टोर पे अपलोड करनी है। जब वहां पे अपलोड करने जाएंगे आपको एरर दे देगा, वो बोलेगा कि यार बाकी सब ठीक है, आपने अपना जो प्रोजेक्ट बनाया है उसका जो पैकेज है वो एग्जाम्पल रखा हुआ है। एग्जाम्पल दुनिया के हर पैकेज का हो सकता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट है एवरी न्यू डेवलपर की सबसे कॉमन मिस्टेक ये होती है कि उसने पैकेज एग्जाम्पल ही रख के छोड़ देता है। तो होगा ये कि दुनिया के हर पैकेज कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है, इश्यूज क्रिएट होता है मोबाइल पे जब वो इंस्टॉल होगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसीलिए इट इज ऑलवेज रेकमेंडेड दैट यू चेंज दिस। ठीक, तो इसको मैंने बल्कि यू कर देते हैं BSIT EVE। ठीक है, तो ये BSIT BA नहीं BSIT EVE कोई भी नाम दे दिया पैकेज का। अभी से इसकी आदत डालो कि पैकेज नेम में भी आपने कॉम डॉट अपना कोई नाम डॉट आपके प्रोजेक्ट का नाम डायरेक्ट आ जाएगा। तो कॉम अपना नाम, प्रोजेक्ट का नाम आ गया यहाँ पे। ठीक, इससे ये होगा कि जब कल कोई एप्लीकेशन में प्ले स्टोर पे डिप्लॉय करने जाऊंगा तो मुझे कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। मैंने कहा डिप्लॉयमेंट के हम बाद में देखेंगे, बट अगर ये इशू अभी से आप रिजॉल्व कर लोगे तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सेव लोकेशन, प्रोजेक्ट कहाँ पे सेव करना चाह रहे हो, तो मैंने ऑलरेडी D ड्राइव में एंड्रॉइड क्लास करके एक फोल्डर बनाया हुआ है और ऑटोमेटिकली मेरा इस फोल्डर का जो प्रोजेक्ट का नाम है उसी नाम से एक फोल्डर बन जाएगा। ठीक है, लैंग्वेज मैंने कहा हम डिफॉल्ट जावा इस्तेमाल करेंगे। यू कैन यूज Kotlin, लेकिन मैं इस पर्टिकुलर कोर्स में जावा के थ्रू उस पर काम करूंगा। वजह यह है कि अगेन यू हैव ऑलरेडी डन जावा इन योर प्रीवियस कोर्सेज एज वेल, सो इट शुड बी रिलेटिवली इजी। वरना मेरे कुछ जावा के लेक्चर्स और आल्सो अपलोडेड ऑन द यूट्यूब, यू कैन फाउंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आई विल पुट इट एज वेल एंड आई विल शेयर इट इन योर ग्रुप्स एज वेल। ठीक है, तो जावा का एडवांटेज ये मिलेगा कि हमें बेसिक क्लास स्ट्रक्चर, लूप्स, लॉजिक्स, इफ एल्स, कंडीशंस, वेरिएबल्स, ये सब चीजें ऑलरेडी सेम ही है, तो हमें उसका टेंशन नहीं लेनी पड़ती। क्लासेस, पैकेजेस बहुत सारे सेम इस्तेमाल हो रहे हैं तो हम उनको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं और ये चीज हमने पढ़ी भी है। ठीक है, उसके बाद आते हैं मिनिमम SDK। आपका मिनिमम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट कौन सी होनी चाहिए? मिनिमम SDK आवर्स शुड बी समथिंग व्हिच इज कंपैटिबल विद मैक्सिमम नंबर ऑफ डिवाइसेस। फॉर एग्जांपल, आप जज्बाती हो गए, आपने कहा नहीं यार मुझे लेटेस्ट पाई वर्जन पे काम करना है, मैं पुराने पे नहीं जा रहा। आप बिल्कुल कर सकते हो। प्रॉब्लम यह कि जब आप एप्लीकेशन डिप्लॉय करोगे तो गूगल के इस स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से सिर्फ दुनिया की 40% डिवाइसेस अप्रोक्सीमेटली आपके एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल करके इस्तेमाल करने की सलाहियत रखती है। बाकी 60% मोबाइल फोन्स में ये नजर ही नहीं आएगी।
क्योंकि वो कंपेटेबल ही नहीं होगी, तो आप एक 60% बड़ी मार्केट को लूज करके बैठेंगे। तो इसीलिए लाजमी है कि हम जो है पुराने वर्जन को एक कंसिडरेबली उठाएं, और उसमें रेकमेंडेड हम 5 लॉलीपॉप उठाते हैं, तो वो 94% डिवाइसेस को कवर करती है, तो हमारे लिए कहा ठीक है, बहुत है। सो वी गो विद दैट। तो ये एपीआई एचडी के लेवल है। वंस यू क्लिक ऑन फिनिश, नाउ व्हाट एंड्रॉइड विल डू दैट इट विल गो एंड बिल्ड योर प्रोजेक्ट सेटिंग्स एंड एनवायरनमेंट्स एंड ऑल दिस सेटिंग्स। तो थोड़ा सा एंड्रॉइड के साथ पेशेंस रखना पड़ता है। अगर आप पहली दफा ये कर रहे हैं, प्रोजेक्ट नाम दिया, सेटिंग्स दी, वैल्यूज रख के आपने गो हो एड कर दिया, तो व्हाट विल हैपन इज दैट योर प्रोजेक्ट फर्स्ट टाइम व्हेन एंड्रॉइड स्टूडियो रन्स इट विल इंस्टॉल फ्यू मोर फाइल्स। तो आपको शायद इंटरनेट की दोबारा जरूरत पड़े, इसीलिए मैंने कहा कि बाय बी वेयर के जब आप इंटरनेट पे एंड्रॉइड पे काम कर रहे हैं, तो यू डू रिक्वायर इंटरनेट रेगुलरली। द गुड इंटरनेट यू हैव, द बेटर इट विल इंस्टॉल एंड आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अक्सर इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम उसी वक्त आती है जब इंटरनेट नहीं होता, इसको कुछ फाइल इंटरनेट की चाहिए होती है। तो हमने नेक्स्ट कर दिया, लेकिन यू कैन फील कि अभी भी काफी देर हो गई, प्रोजेक्ट खुला नहीं है, ये अभी भी लोडिंग स्टेट में, और हालांकि मैं पहले 3-4 दफा चला चुका हूँ। वजह ये इसकी कि एवरी टाइम यू क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, तो वो उसको नए सिरे से उसकी फाइल्स, एपीआईज, बाइनरीज और मेटा फाइल्स एसोसिएट करते हैं, ताकि वो एक इंडिपेंडेंट अलग प्रोजेक्ट बने, उसका किसी दूसरे प्रोजेक्ट के साथ कोई ताल्लुक ना हो। कल को हम इसी को बिल्ड करके इसकी एपी के अलग निकालेंगे और वो हम मोबाइल में इंस्टॉल करके चला भी सकते हैं। ठीक है, स्टिल यू कैन सी कि मैं अभी वेट कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, आई थिंक 1-1.5 मिनट 2 मिनट हो गए, मेरा प्रोजेक्ट अभी भी लोड नहीं हुआ, यहाँ पे अभी भी लोडिंग लिखा हुआ आ रहा है। हालांकि मैं काफी इंस्टॉल कर चुका हूँ और मेरा पीसी भी कंसिडरेबली फास्ट है। फास्ट से मकसद ये कि Core i7 जो स्टैंडर्ड आ रहा है, रैम अच्छी सी 16 GB तक की है, लेकिन फिर भी इट इज टेकिंग टाइम। तो एंड्रॉइड के साथ पेशेंट होना पड़ता है, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा कि सर इतना लेट हो गया, आधा घंटा लग जाता है। एंड्रॉइड टाइम लेता है भाई, कुछ चीजों में एंड्रॉइड टाइम लेता है, तो आपको थोड़ा सा ना वो सबर का दामन थाम के रखना पड़ेगा। एंड्रॉइड takes certain amount of time to install few required files. Sometimes it does it very quickly, sometimes it just takes time. In this case, it seems that it is taking an additional extra time, and you can monitor the Android speed at down below. ठीक है, आपको नीचे उसकी प्रोग्रेस नजर आ रही होगी, वो फाइलें इंडेक्स कर रहा है वगैरह वगैरह। नाउ यू कैन सी दिस फोल्डर स्ट्रक्चर जो हमारा वो यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, अब जाके उसके टूल सक्सेसफुली कंप्लीट हुए और सारा एंड्रॉइड चल गया, बाकी सारी एक्टिविटीज यहाँ से गायब हो गई, मींस मेरा एंड्रॉइड अब चल रहा है। फर्स्ट टाइम जब चलाओगे तो शायद ज्यादा टाइम ले, क्योंकि वो कुछ और नई फाइलें डाउनलोड करके इंस्टॉल कर रहा होता है। ठीक है, वंस योर एंड्रॉइड स्टूडियो इज लॉन्च, दिस इज अ टिपिकल व्यू ऑफ एंड्रॉइड स्टूडियो। ठीक है, अब कोटलिन और जावा में कौन सी रेकमेंड करूंगा बच्चा? मैं जावा को रेकमेंड करूंगा, इसलिए मैं जावा पढ़ा रहा हूँ। मैंने कोटलिन नहीं यूज की भी, तो उसका सिंटेक्स अलग है, उसका थोड़ा स्ट्रक्चर अलग है, उसमें कुछ कंडीशंस अलग हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम प्रेफर करते हैं जावा को, क्योंकि जावा हम ऑलरेडी पढ़कर आए, तो इट हैज अ गुड फेमिलियरिटी रेशियो ना, तो मैं प्रेफर जावा को ही करता हूँ। दूसरा, जावा के यूजर्स दुनिया में लाखों हैं, तो कहीं भी आप फंस रहे हो ना, तो आप इजीली हजरत गूगल पे जाके हेल्प लिखोगे, कहीं ना कहीं से आपको हेल्प आ जाएगी। तो वो एंड्रॉइड स्पेसिफिक हो या जावा स्पेसिफिक हो, हेल्प जावा की इस पे काम कर जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे रैंडम नंबर जनरेट करना है, तो मुझे अब देखना होगा कि हाउ टू जनरेट रैंडम नंबर इन जावा, तो जो कोड आएगा ना वही कोड यहाँ पे चलेगा, मुझे एंड्रॉइड लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स इन जावा, तो जो कोड होगा वो यहीं पे चलेगा। हाउ टू डू पावर फाइंड, हाउ टू गेट लॉगरिथम्स, जो भी मैं फंक्शन या जो भी करना चाहूंगा, कास्टिंग कैसे करनी है, डबल को एंड्रॉइड में, डबल को इंटीजर में कैसे कास्ट करूं, तो मैं जावा लिख के करूंगा, जो क्यूरी आएगी एग्जैक्टली यहाँ पे चलेगी। क्योंकि जावा इज एन ओल्डर एंड वास्ट लैंग्वेज, तो उसकी हेल्प, उसके फोरम्स, उसकी जो कम्युनिटी है वो बहुत पावरफुल, बहुत स्ट्रांग है। तो हमें इस चीज का भी ख्याल रखना पड़ता है कि कल को कहीं मैं फंसूं तो मैं हजरत गूगल पे जाके अपना सवाल रखूं तो मुझे कोई हेल्प आराम से मिल सके। इसीलिए जावा ज्यादा प्रेफर की जाती है, एंड स्पेशली विद इन पाकिस्तान मार्केट। आई बिलीव, मेरा पर्सनल ओपिनियन, जो मेरे सर्किल में डेवलपर्स हैं, दे ऑल्सो टेंड टू यूज जावा। हाँ, जो फ्रीलांसिंग में काम करते हैं, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स उठाते हैं, तो देन दैट माइट कम इनटू टास्क। सम कंपनीज जो आउटसोर्स करती हैं, तो वो रिक्वायर कर सकती हैं कि हमें कोटलिन में बना के दो। ठीक है, तो वंस यू स्टार्ट जावा, मैंने वही कहा कि दोनों चीजें एक साथ हम नहीं रखते, यू कैन नॉट हैव टू मेलन्स इन योर हैंड्स, इन वन हैंड। तो लेट्स स्टार्ट विद जावा, एंड देन इफ यू फील इंटरेस्टेड, आप कोटलिन हजरत गूगल पे जाए, ट्यूटोरियल्स बहुत सारे पढ़े हैं, जो आप सर्च कर सकते हैं। मैंने कोटलिन इस्तेमाल नहीं की हुई, ठीक है, तो मैं कोटलिन के साथ छेड़छाड़ नहीं करूंगा, आई विल गो विद जावा। सो वंस वी कम बैक हियर, यहाँ पे सबसे पहले दो चीजें नजर आ रही हैं, प्रोजेक्ट विंडो और मेन एक्टिविटी विंडो। ठीक है, मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल मौजूद है। यहाँ प्रोजेक्ट विंडो के अंदर आपकी प्रोजेक्ट की सारी फाइल्स मौजूद है, फोल्ड, इस फाइल्स का स्ट्रक्चर मौजूद है।
इसी तरफ यहाँ पे आपको मेन एक्टिविटी डॉट जावा का मेन जावा फाइल नजर आ रही है, जिसमें इंपोर्ट स्टेटमेंट्स हैं, पब्लिक क्लास, मेन एक्टिविटी, क्लास का नाम, एक्सटेंड, ये उसकी एक्सटेंड एक एफ फाइल को उसने इनहेरिट किया हुआ है जो प्री डिफाइंड बनी हुई है। फिर यू कैन सी दिस प्रोटेक्टेड वाइड ऑन क्रिएट, एक इवेंट बनाया हुआ है, और ये सारा जावा का कोड है। साथ साथ आ जाते हैं एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल फाइल बनी हुई है। जब आप एक्टिविटी डॉट मेन एक्सएमएल में आओगे तो बेसिकली नाउ यू हैव एन एक्टिविटी फाइल दैट इज यूज्ड फॉर डिजाइनिंग एंड्रॉइड। अब यहाँ पे वेरी क्रूशल थिंग फॉर बिगिनर, if you are a beginner and you are coming here for the first time and you are developing Android application, a simple ad app आप बना रहे हैं, so you have to understand the basic structure of how Android is working in terms of Java. We will not go into life cycle or any other thing, but what Android is doing is that it has given you two files. One is known as activity main XML, second is known as main activity.java. One is an XML file, second is in Java file. XML file is used for designing the UI components of your app. Java file is used to do the back-end coding of your app. XML के through हम front end design करते हैं. We design the front end of our application using the predefined components. So we use activity main.xml file to design our components. At the same time, main activity.java जो है उसको हम इस्तेमाल करते हैं अपनी back-end की coding के लिए. आ गए वापस? थैंक यू वेरी मच। चलें, सो इट मींस कि रिकॉर्डिंग मेरी चल रही है, अल्लाह करे रिकॉर्डिंग ना खराब हुई है। ठीक है, सो वी वर टॉकिंग अबाउट दिस मेन एक्टिविटी डॉट जावा। So whenever we press a button or click on a text field and perform an action, login, select a menu, basically we do through Java. जो front end उसकी designing है, that designing is done through something called XML file. Okay. Okay. So अब Java पे जब हम काम सॉरी Android में जब हम काम करते हैं तो हमें इन दो चीजों का ख्याल रखना पड़ता है कि यार मैंने XML फाइल के अंदर जो है सारी डिजाइनिंग करूंगा, UI डिजाइन करूंगा, जावा फाइल के अंदर मैं उसकी बैकएंड की कोडिंग करूंगा। जावा फाइल मेरे इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर मैं आऊं तो ऐप के अंदर जावा का एक फोल्डर है। इस जावा फोल्डर के अंदर आपके पास com.bsit evening जो हमने पैकेज का नाम दिया था, .bsit_evening.add ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम था। इस फोल्डर के अंदर मेन एक्टिविटी डॉट जावा पड़ी है, और फिर ये जो एक्टिविटी डॉट एक्सएमएल है ये हमारे पास इस रिसोर्स फोल्डर के अंदर लेआउट्स के अंदर मौजूद है। ये चीज याद रखना, अभी थोड़ा सा जहन में हो, ठीक है। आगे चल के फिर हम इसके ऊपर और ज्यादा काम करेंगे। व्हाट दिस बेसिकली मींस कि आपका जो जावा की फाइल्स हैं वो जावा पैकेज के अंदर है, जो डिजाइन एस्पेक्ट है इसका वो एंड्रॉइड के लेआउट फोल्डर के अंदर पड़ी है, रिसोर्सेज के अंदर जो लेआउट फोल्डर है, ठीक है। सो यू कैन यूज दैट फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस। आवाज आ रही है बेटा? हेलो सर, आवाज आ रही है। यस ओके, गुड 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 गुड। मुझे किसी ने कहा आवाज नहीं आ रही, ठीक है। नहीं सर, आ रही है आवाज। चलें, एक्सीलेंट। सो ये बेसिकली हमारा सेटिंग यहाँ पे बैठी। अब हमारा आइडिया ये कि वी हैव टू डेवलप अ वेरी सिंपल एड एप्लीकेशन, ठीक है। तो व्हाट आई डू यूजुअली इज के मैंने यहाँ पर आ गया और हमारे पास अब एड एप्लीकेशन के लिए एक्टिविटी एक्सएमएल में आ जाएंगे, ठीक है। और हम फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन बना रहे हैं, हमने कहा पहली दफा मेरी ऐप बनेगी और लेट्स डू दैट। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं एक, यूजुअली वी टेंड टू गिव एन इमेज, ठीक है। तो कॉमन जो हम रेगुलर यूज कर रहे हैं वो चीजें आ रही हैं। टेक्स्ट में जाएंगे तो आपके पास मुख्तलिफ टेक्स्ट कंपोनेंट्स मौजूद हैं, बटन में चले गए तो बटन हैं, विजेट में चले तो विजेट्स हैं। आपको सिंपली करना क्या है कि जो चीज आपको चाहिए यहां से ढूंढो, क्लिक एंड ड्रैग करो और वो आपने ड्रॉप कर देना है यहाँ पे, ठीक। तो मैंने अभी इमेज व्यू पे क्लिक किया, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया यहाँ पे, तो इमेज मेरी इधर आ जाएगी। लेकिन साथ ही साथ उसने खोल दिया एक विंडो कि भाई बताओ कि आपको कौन सी इमेज यहाँ पे डालनी है, ठीक है। क्योंकि अभी मेरे पास तो इमेज इसमें सच कुछ है नहीं, तो मैं कह दूंगा यार कैंसिल, लेट्स नॉट यूज एन इमेज राइट नाउ, ठीक है। मैं आ जाता हूं फिलहाल टेक्स्ट में और एक सिंपल टेक्स्ट व्यू कर देते हैं यहाँ पे। सर ये कैंसिल किधर से होगा सर? सॉरी, कोई चीज हम रखते हैं यहाँ पे तो उसको अगर कैंसिल करना है तो किधर से होगा? ठीक है मैं बताता हूं अभी। ओके,
तो मुझे यहाँ पे कंपोनेंट रखना था, मैंने सिंपली यहां से ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे कंपोनेंट रख दिया। ओके, ये चीज यहाँ पर आ गई। अब अगर मैं आ जाऊं आपके इसी पैलेट के नीचे, तो एक चीज कहलाती है कंपोनेंट ट्री। अब कंपोनेंट एंड्रॉइड जो है ना, इन चीजों को कह रहा है। एंड्रॉइड के हिसाब से ये जितने भी सेगमेंट्स हैं, ये बेसिकली आपके कंपोनेंट्स हैं। ऑल दीज बटन्स, टेक्स्ट फील्ड्स, इमेजेस, मेन्यूज, स्क्रॉल बार, ये सारे कंपोनेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो दिस इज एन कंपोनेंट, दिस इज एन कंपोनेंट। कंटेनर्स में आ गए तो कंटेनर्स भी आपके कंपोनेंट्स हैं। लेआउट्स में आ गए तो लेआउट्स भी टेक्निकली आपके कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जो चीज यूआई में यूजर को नजर आ रही है, सब की सब कंपोनेंट है, इसीलिए उसने एक बना दिया कंपोनेंट ट्री करके। ठीक, कंपोनेंट ट्री में क्या चीज है, दैट यू हैव ए कंपोनेंट ट्री स्ट्रक्चर अवेलेबल। इट्स लाइक अ टेबल ऑफ कंटेंट, कि बता रहा है कि आपके इस किताब में ये चैप्टर्स हैं, उस चैप्टर के अंदर ये हेडिंग्स हैं। तो यहां पे भी हमें वही चीज नजर आ रही है। ठीक है, कंपोनेंट है, सबसे पहले कंस्ट्रेंट लेआउट है। ठीक, उस लेआउट के अंदर फिर आपको थोड़ा सा टैब करके स्पेस छोड़ के ये दो चीजें नजर आ रही है। इफ आई सेलेक्ट अ लेआउट, तो इस लेआउट के गिर्द आपको एक सिलेक्शन नजर आ रही होगी। व्हाट आर लेआउट्स? लेआउट्स आर बेसिकली कंपोनेंट्स विद इन एंड्रॉइड स्टूडियो, जो हम सबसे पहले प्राइमरीली इस्तेमाल करते हैं। और लेआउट्स डिफाइन के आपके कंपोनेंट्स आपकी ऐप के ऊपर किस तरह से ऑर्गेनाइज होंगे। सो लेआउट्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल टू यूज, because layouts define that how your components are going to be structured, placed on your Android mobile phone. ठीक है, तो इसीलिए हमने बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट लेआउट पे काम किया। मैं इसको भी और एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, अब जब मैंने कंपोनेंट बना दिया, फॉर एग्जांपल जब मैंने ऐप खोली तो सबसे पहले हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ था। जैसे अभी भाई ने पूछा कि यार आई वांट टू रिमूव करना है, मैंने कंपोनेंट बना दिया, मुझे बस उड़ाना है, सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया, खत्म कहानी। ठीक, सेलेक्ट किया, कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस किया, कंपोनेंट डिलीट हो गया। मैंने कहा यार ये टेक्स्ट भी मुझे नहीं चाहिए, मैंने बना तो दिया है लेकिन दिल नहीं कर रहा। मैं अब कंटेनर कंपोनेंट में भी आ सकता हूं। इसको राइट क्लिक किया, इसके ऊपर भी डिलीट का ऑप्शन है, कंपोनेंट रिमूव हो गया, तो मेरी स्लेट प्लेन हो गई। कंस्ट्रेंट मौजूद है, मैं इसको नहीं हटा रहा फिलहाल। फिर टेक्स्ट व्यू में आए, यहां से ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैंने एक कंपोनेंट बना दिया। अब इस कंपोनेंट को मैंने जब बनाया तो इसकी मेरे पास यहाँ पे एट्रीब्यूट से सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। ठीक है, अब पहली चीज यहाँ पे एक ब्लू और ये जो व्हाइट स्क्रीन नजर आ रही है, इसको हम फाइनल व्यू कहते हैं, इसको हम ब्लूप्रिंट कहते हैं। इस पे हम कंपोनेंट्स और काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे उसका स्ट्रक्चरल ब्लूप्रिंट हमारे पास आ रहा होता है लेआउट एंड ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। इसीलिए करंटली आपको डुप्लीकेट लग रहा होगा, लेकिन ये मेरा फाइनल व्यू है। ये उसका स्ट्रक्चरल ब्लूप्रिंट कहलाता है कि किस तरह से मेरे कंपोनेंट्स लेआउट एंड ऑर्गेनाइज किए हुए हैं। ठीक है, इसको हम डील करेंगे इस मेन्यू के ऊपर स्पेसिफिकली व्हेन वी वर्क विद नेक्स्ट क्लासेस और कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग में हम जाएंगे। तो फिलहाल डोंट वरी अबाउट दैट। सो व्हेन यू सेलेक्ट ए कंपोनेंट, उसका एट्रीब्यूट एडिटर यहाँ पे ओपन हो गया। इस एट्रीब्यूट एडिटर्स के थ्रू हम उसकी सेटिंग्स को कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आईडी, इसकी आईडी क्या होनी चाहिए? मैंने कहा टेक्स्ट व्यू है, या मैंने कह दिया टेक्स्ट HEADING हेडिंग, याद रखने के लिए। तो मुझसे पूछेगा भाई क्या मैं आपने नाम तब्दील किया है, क्या वाकई में नाम तब्दील करूं? मैंने कहा यस, रीफैक्टर कर दो। रीफैक्टर का मतलब ये कि इसका नाम तब्दील कर दो, तो वो पूरी XML में, बैकएंड में, कोडिंग में, हर जगह जाके इसका नाम ऑटोमेटिकली तब्दील कर देगा। उसके बाद टेक्स्ट यहीं पे दिया हुआ है कि इसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो कौन सा होना चाहिए। मैंने यहाँ पे दे दिया BSIT इवनिंग एड ऐप। ठीक है, कि हम एडिशन की एक एप्लीकेशन बना रहे हैं। मैंने कहा यार ये तो बहुत छोटा फॉन्ट हो गया, इसको फॉन्ट बड़ा करते हैं, फिर इसकी सेटिंग करते हैं। तो मैं नीचे आ जाऊंगा, नीचे आ जाऊंगा, नीचे आ जाऊंगा, नीचे आ जाऊंगा। यहाँ पे टेक्स्ट अपीयरेंस गिवन है, इसके आगे एक एरो गिवन है, शायद आपके पास फर्स्ट टाइम में ये विजिबल ना हो। तो जब नीचे आ जाएंगे, कॉमन एट्रीब्यूट्स टैब के अंदर नीचे टेक्स्ट अपीयरेंस का एक टैब है, इसको मैंने प्लस को एरो को क्लिक किया तो इसकी और सेटिंग्स विजिबल हो गई। तो ये एट्रीब्यूट एडिटर है जहां पे हम हर कंपोनेंट की सेटिंग्स को अपडेट कर सकते हैं। तो मैं आके यहाँ पे कह दूंगा यार क्योंकि मेरा हेडिंग है तो इसका 30 SP कर दूं, इसका फॉन्ट साइज बड़ा हो गया। अब इसको उठा के मैं सेंटर पे रख देता हूँ। ठीक है, फिर मैंने कहा यार मुझे ये EVE कैपिटल हो गया, इसको एडिट करना है, तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करके भी कर सकता हूँ, या मैं यहाँ पे आ जाऊंगा तो देखो टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे भी आके इसको इवनिंग करेक्शन स्पेलिंग कर दी, मेरा फॉन्ट ये कंपोनेंट बन गया। अब यहाँ पे मैंने टेक्स्ट साइज में 30 SP लिखा था। SP स्टैंड्स फॉर स्केल इंडिपेंडेंट, मीनिंग कि अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे हैं तो वहां पे हम जो है बेसिकली
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब हम काम करते हैं तो वहां पे हम पॉइंट्स देते हैं, वर्ड वेब प्रोग्रामिंग में काम करते हैं तो हम पिक्सेल्स देते हैं, because Android is a operating system that is running on multiple different screen size and screen resolution apps. So you are absolutely important that आप उसको उस हिसाब से ट्रीट करें। मतलब ये कि आपकी ये जो ऐप है वो एक मोबाइल पे नहीं चलेगी, दुनिया में हर मोबाइल फोन की स्क्रीन अपने हिसाब से अलग है, किसी की छोटी किसी की बड़ी, उसकी रेजोल्यूशन पिक्सेल्स अलग है। तो जो साइज है एंड्रॉइड वालों ने अपने हिसाब से यूनिट जो है वो एक एसपी अपना एक यूनिट बनाया स्केल इंडिपेंडेंट का, ठीक है। इसका मतलब ये कि 30 पॉइंट्स, बट ये स्केल इंडिपेंडेंट है, स्क्रीन की साइज कितनी भी होगी उस हिसाब से एडजस्ट होकर उसका 30% रेशो इंडिपेंडेंट निकाल के उस पर स्क्रीन सेट कर दिया। तो आपकी चाहे छोटी स्क्रीन हो चाहे बड़ी स्क्रीन हो, ऐप आपको सही नजर आएगी दोनों पे ऊपर, ठीक है। अब मैंने पहला कंपोनेंट रख दिया, बस इसी तरह से जो भी मुझे लेआउट में रखना है, तो आपको सबसे पहले अपनी ऐप को डिजाइन करना है कि ऐप में क्या क्या आएगा। मैंने यहां से ठीक 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 करके कंपोनेंट्स रखते जाना है, बस कोडिंग हो गई मेरी कंप्लीट। बैकएंड पे अगर मैं एक्टिविटी मेन डॉट में उठाऊं तो इसके पीछे यहाँ पे एक बटन दिए मैं डिजाइन, स्प्लिट और कोड का। ये डिजाइन पे आप जाओगे तो इस टाइम आप डिजाइन व्यू के अंदर हो, आप स्प्लिट में जाओगे तो अब आपकी कोड भी आ गया और डिजाइन भी आ गया। आप कोड में चले गए तो डिजाइन गायब हो गया, सिर्फ कोडिंग वाला आ गया। ये XML फाइल की कोडिंग है। इसमें आपको बता रहा है कि भाई मैंने कंस्ट्रेंट लेआउट लगाया था, उस कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर मैंने टेक्स्ट व्यू आपने क्रिएट किया, ठीक, और उसकी ये सारी कोड आ गई। फिलहाल लाइक आई सेड वी आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो मैं इसकी कोड पे जाके एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा। लेट्स इग्नोर इट, वी विल वर्क इन कोड इन फ्यूचर क्लासेस। फॉर नाउ लेट्स जस्ट कीप इट सिंपल। अब जो नेक्स्ट चीज हम करते हैं कोई भी कंपोनेंट बनाने के बाद, वो है उसकी कंस्ट्रेंट्स को सीधा पदरा करना। जो ही आप ऊपर आ जाओगे, इस कंपोनेंट को आप सेलेक्ट करोगे तो इसके एट्रीब्यूट एडिटर के अंदर एक कंस्ट्रेंट विजेट आपको नजर आ रहा है। इसके अंदर आपको कंपोनेंट और ये 4 प्लस साइंस नजर आ रहे हैं, ठीक। साथ ही साथ नीचे कंस्ट्रेंट के अंडरलाइन भी है। यहां पे कंपोनेंट ट्री के अंदर टेक्स्ट हेडिंग BSIT जो हमने कंपोनेंट डाला है वो, और उसके आगे रेड एरर मार्क भी है। इसके आगे क्या है, मिसिंग कंस्ट्रेंट्स इन कंस्ट्रेंट लेआउट। ये एरर आपको हेल्प बता रहा है कि भाई मसला ये कि आपने कंस्ट्रेंट लेआउट्स के अंदर कंस्ट्रेंट नहीं दिया। अब कंस्ट्रेंट लेआउट क्या करता है कि इट वर्क्स लाइक अ स्प्रिंग, वो आपके एक कंपोनेंट को दूसरे के साथ स्प्रिंग के तौर पर अटैच कर देता है, फिजिकली नहीं, स्प्रिंग की सूरत में। तो ऑब्जेक्ट दो अलग अलग जगह पर है, जहां मेन ऑब्जेक्ट जाएगा दूसरा भी उसको एक्चुअली फॉलो कर रहा होगा, एंड उनके दरमियान में लाइक अ स्प्रिंग एक कनेक्शन बन जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली यू समझो कि कंस्ट्रेंट को आप यूं समझो कि कनेक्शन बना रहे हम, ठीक है। कनेक्शन इस कंपोनेंट का स्क्रीन के साथ, कि ये कंपोनेंट स्क्रीन में कैसे कहां किस पे प्लेस हो, वो कनेक्शन करने के लिए बहुत सिंपल सी बात है कि इसके गिर्द आपको ये 2 गोले गोले नजर आ रहे हैं चारों। तो इस गोले पे मैंने क्लिक किया और ड्रैग कर दिया स्क्रीन के साथ, तो जो ही किया तो ये स्क्रीन के साथ अटैच हो गया। इसका मतलब क्या है कि मैंने इसके लेफ्ट साइड को पकड़ के किनारे के साथ अटैच किया, तो मैंने स्प्रिंग अटैच कर दिया तो वो उसके साथ अटैच हो गया। तो मैंने कहा नहीं यार, मुझे इस वाले को भी उठा के इधर अटैच करना। अब इनके दरमियान में आपको स्प्रिंग नजर आ रहा है और ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली सेंटर पर आ गया। साथ ही साथ उसके विजेट पे आ जाएंगे तो ये भी 0 ये भी 0 हो गया, इंडिकेटिंग कि वो 0 0 के हिसाब से हो गया, और दोनों 0 पे तो उसके सेंटर पर आ जाएगा। अब हमने क्या किया, अब हमने अपने कंपोनेंट को स्क्रीन के लेफ्ट एंड राइट के साथ कंस्ट्रेंट कर दिया। अब स्क्रीन चाहे बड़ी होगी चाहे छोटी होगी, वो कंपोनेंट खुद ही उसके साथ एडजस्ट होता रहेगा। बात समझ आ रही है? स्क्रीन में वर्टिकल रख रहा हूं या हॉरिजेंटल रख रहा हूं, वो उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करेगा, क्योंकि अब ये कंपोनेंट आपके स्क्रीन के बॉर्डर साइज के हिसाब से डिपेंडेबल हो गया। यहां पे एक एरर रह गया, नॉट वर्टिकली कंस्ट्रेंट, कि आपने अभी इसको वर्टिकली भी कंस्ट्रेंट एक एटलीस्ट जरूर करना है। तो मैं इसको उठा के टॉप से कंस्ट्रेंट कर दूंगा, ये ऊपर चला गया, मैंने कहा यार ऊपर नहीं रहो नीचे आ जाओ, नीचे कर दिया। तो अब इसके ऊपर देखो, यहां पे तो दोनों में 0 0 आ गया, यहां पे 68 और 68 इधर दिखा रहा है। इसका मतलब ये कि आपने कंस्ट्रेंट तो कर दिया, लेकिन इसके अंदर ऑफसेट ऐड कर दिया कि 68 पिक्सल्स छोड़कर फिर तुम्हें रहना है, बिल्कुल चिपक के मत रहना है, 68 पिक्सल्स का गैप देना है फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्क्रीन। इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, मैंने कहा 68 बहुत ज्यादा है, लेट्स गो फॉर 28 25 इस तरह का। ये ऐप हमारा बन गया। अब लेट्स गो विद नेक्स्ट व्यू। तो मैं आ जाता हूं प्लेन टेक्स्ट, यहां पे इसी तरह से एक और प्लेन टेक्स्ट बना दिया मैंने यहां पे, ठीक है। और बल्कि इसको हम सेंटर पे इधर कर देते हैं, इसको मैं सेंटर पे इधर कर दिया। इसी तरह से प्लेन व्यू उठा के एक मैंने इधर डाल दिया, इसी तरह से टेक्स्ट व्यू उठा के मैंने इधर डाल दिया।
अब टेक्स्ट व्यू और प्लेन टेक्स्ट में फर्क ये है कि टेक्स्ट व्यू जस्ट लाइक अ लेबल, टेक्स्ट नजर आएगा बस। प्लेन टेक्स्ट मींस लाइक अ टेक्स्ट फील्ड जहां पे आप यूजर डेटा एंटर करते हैं। इसको मैंने सेलेक्ट किया, इस पे मैंने टेक्स्ट डाल दिया, यहाँ पे एट्रीब्यूट एडिटर में आ गए, मैंने दे दिया फॉर एग्जांपल value1। फिलहाल सिंपल सा बनाते हैं, value1। इस दूसरे भाई को सेलेक्ट किया, इसको हमने दे दिया भाई तुम्हारा जो नाम बन जाएगा वो VALUE value2। तो आइडिया ये है कि बेसिकली हमने दो वेरिएबल्स की वैल्यूज ऐड कर दी, एक वैल्यू उधर दी, एक वैल्यू उधर दी, बटन दिया तो आउटपुट मेरे पास यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज आई एम यूजिंग कंस्ट्रेंट लेआउट, तो चारों के ऊपर एरर आ गया कि यार आपने 4 कंपोनेंट्स बनाए, किसी को कंस्ट्रेंट नहीं किया। आपको कंस्ट्रेंट करना लाजमी है, वरना आपकी ऐप सही नहीं चलेगी। ये कंस्ट्रेंट लेआउट की शर्त है। तो पहले इसको सेलेक्ट किया, मैं कहता हूं यार इसका फॉन्ट जरा बड़ा कर दो, पढ़ने में आए, मुझे इसका डिफॉल्ट फॉन्ट जो है ना मजा नहीं देता, तो मैंने 16 SP कर दिया। इसी तरह से इसको सेलेक्ट किया और इसको भी उठा के मैंने 16 SP कर दिया, तो दोनों की वैल्यू थोड़ी थोड़ी हमारे पास बड़ी हो गई। उसके बाद कंस्ट्रेंट करना है। अब पहला मैं कंस्ट्रेंट क्या करूंगा, मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसके ब्लू टिक पे क्लिक कर दिया, तो ये बॉर्डर के साथ अटैच हो गया। मैंने दूसरा सेलेक्ट किया, इसके भी ब्लू टिक पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, हो जाओ, हो गया। सर कंस्ट्रेंट कंपलसरी है? हाँ देखो, ये पहली चीज, इफ यू गो इनसाइड लेआउट देयर आर डिफरेंट लेआउट्स एज वेल। बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट लेआउट हमें मिला है, हम कंस्ट्रेंट लेआउट पे काम कर रहे हैं। लीनियर लेआउट भी है, वर्टिकल लेआउट भी है, फ्रेम लेआउट भी है, टेबल लेआउट भी है, इसके टेबल रो लेआउट भी है। हम वक्तन वक्तन सबको इस्तेमाल करते रहेंगे, लेकिन क्योंकि हम फर्स्ट टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो डिफॉल्ट गिवन है मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और कंस्ट्रेंट प्रोफेशनल लार्ज एप्लीकेशन में, कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन में बड़ा फायदा देता है, उसको ऑर्गेनाइज करना बड़ा आसान हो जाता है। लेकिन और लेआउट्स भी हैं, ऐसा नहीं कि यही यूज करना है, आप तब्दील कर सकते हो, लेकिन ऑब्वियसली सब सीखना है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कंस्ट्रेंट से, आगे चल के डिफरेंट एप्स में फिर हम लेआउट्स को तब्दील करते रहेंगे और उनकी सेटिंग्स देखते रहेंगे कैसे क्या होगा। ठीक है, तो मैंने वैल्यू को उठाया, इसको मैंने कंस्ट्रेंट कर दिया इसके साथ। उसके बाद इस वेरिएबल को मैंने टॉप में ये वाला जो उठाया ना भाई, इसको मैंने अल्लाह अकबर, इसको सेलेक्ट किया, इस डॉट पे क्लिक किया और इसको मैं कंस्ट्रेंट कर दिया इसके साथ। फिर मैंने इसको कह दिया कि यार तुम ऊपर क्यों चले गए, वापस नीचे आ जाओ भाई। तो जो ही नीचे आ गए तो उसकी वैल्यू उसने 100 यहाँ पे दे दी कि यार ये इस ऑब्जेक्ट से 100 यहाँ पे होना चाहिए। फिर मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसके डॉट पे क्लिक किया, ड्रैग किया, इसको भी मैं इसके साथ जोड़ दिया। उप्स, कंट्रोल Z, ये ऊपर वाले के साथ जुड़ गया। मेक श्योर करें आपका माउस सही चले, तो ये भी ऊपर चला गया क्योंकि हमने इनिशियली कंस्ट्रेंट कर दिया था। मैंने कहा यार ऐसा नहीं करो, तुम भी वापस नीचे आ जाओ, इधर उधर क्यों जा रहे हो। ठीक, अब हमने टेक्निकली क्या किया, इन दोनों को उठा के मैंने इस वाले वेरिएबल कंपोनेंट के साथ कंस्ट्रेंट कर दिया। इसका एडवांटेज क्या मिलेगा पता है, मैंने इस कंपोनेंट को सेलेक्ट किया, मैं मूव कर रहा हूं तो वैल्यू 1 मूव हो गई, मैं इसको और नीचे ले आया, मूव हो गया। वही बात कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे के साथ कंस्ट्रेंट हो गया। ठीक है, तो वो कंपोनेंट्स जो है ना हमारे स्क्रीन साइज के साथ कंस्ट्रेंट हो गए। एक ऑब्जेक्ट दूसरे के साथ कंस्ट्रेंट हो गया, जहां पे ये मूव करेगा दूसरा भी उधर ही मूव करेगा। इसका एडवांटेज ये मिलता है कि कोई एप्लीकेशन की स्क्रीन साइज बड़ी है, कोई छोटी है, तो जब वो छोटी पे जाएगा तो ऑटोमेटिकली स्क्रीन साइज छोटी हो गई, तो खुद ही सारे कंपोनेंट्स कंस्ट्रेंट स्प्रिंग के तौर पे सुकड़ जाएंगे। लेआउट वैसा ही रहेगा, खराब नहीं होगा, वो खुद ही एडजस्ट हो जाएगा। कंस्ट्रेंट का सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिलता है। स्क्रीन साइज मैंने छोटी पे बनाई है, अब मैं बड़ी स्क्रीन पे यूज कर रहा हूं, तो क्योंकि स्क्रीन बड़ी हो गई तो कंपोनेंट्स जैसे खुद ही ऊपर होगा तो ऑटोमेटिकली ये देखो मेन्यू, उसके जो टैब्स हैं वो खुद ही खुद एडजस्ट हो गए। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है कंस्ट्रेंट का। इसी तरह से मैं इसको भी सेलेक्ट करूंगा, सेम हरकत, इसको भी मैं पहले टॉप से इसके साथ कंस्ट्रेंट करूंगा, फिर मैं वापस नीचे लेकर आएगा, यार तुम इधर आ जाओ। इस भाई को सेलेक्ट किया, इसको भी मैंने उठाया और अब इसको मैं इसके साथ भी कर सकता हूं क्योंकि ये उसके साथ है, तो ये एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, अब अगर आप मूव करोगे तो देखो आपके चारे कंपोनेंट्स मूव हो रहे हैं, तो एक कंपोनेंट मूव होगा सब एडजस्ट हो जाएंगे। तो स्क्रीन साइज छोटी बड़ी हो रही है, कंपोनेंट स्क्रीन की विड्थ के हिसाब से, स्प्रिंग है तो वो सुकड़ता कम होता है, वो एडजस्ट कर लेगा। ये सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है कंस्ट्रेंट को इस्तेमाल करने का। ठीक है, मैं वापस ले आया तो अब मेरे कंपोनेंट्स देखो परफेक्ट हो गए। ठीक है, इसी तरह से मैंने अब इसमें बेसिकली शर्त ये है कि आपने कंस्ट्रेंट के अंदर वर्टिकल और हॉरिजेंटल सारे लगाने हैं। अभी सिर्फ वर्टिकल लगाया, इसको उठा के मैं इसके साथ कर देता हूं। ठीक है, इसको उठाया और इसको भी उठा के मैं, सॉरी, इसको उठाया, इसके व्हाइट डॉट को मैं इसके साथ। ठीक है,
सो अब बेसिकली हमें इसको भी लेफ्ट पे कर दिया, राइट कर दिया, और ये सब चीजें हमारे पास क्लियर हो गई। ठीक है, सो इफ आई सेलेक्ट दिस कंपोनेंट, मेक श्योर करें कि इसके कंस्ट्रेंट कंप्लीट होने चाहिए। तो एक वर्टिकल हो गया, एक हॉरिजॉन्टल हो गया। समटाइम्स फिर हम इसको बाकी को उठा के इसके साथ मैच कर लेते हैं, इसको उठाया, इसको भी वॉल के साथ मैच कर दिया। ठीक है, तो अब मेरे पास कंपोनेंट्स मेरे सेट हो गए। इफ यू वांट, मैं इसकी साइज भी बड़ी कर सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह से मैं इसकी साइज जो है वो भी हम बड़ी कर सकते हैं। ओके, वैल्यू 1 आ गई, तो वैल्यू 1 की फॉन्ट हमने रखा था आई थिंक 16, ये थोड़ा छोटा लग रहा है मुझे। लेट्स हैव इट 20 एसपी। ठीक है, और वैल्यू 2 जो है इसकी जो फॉन्ट है वो हम रख लेते हैं 20 एसपी। ओके, वंस दिस इज डन, अगेन यहाँ पे आओ तो देखो एडिट टेक्स्ट के अंदर रेड डॉट्स नजर आ रहे हैं। इफ यू होवर इट, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एरर बता रहा है कि एरर क्या है। बेसिकली इन कंपोनेंट्स के ऊपर रेड डॉट्स नहीं होने चाहिए, टेक्निकली येलो डॉट्स भी नहीं होने चाहिए, पर येलो पे हम बाद में जाते हैं। ठीक है, जब हम डिप्लॉय करने जाएंगे तो वी वुड हैव टू इंश्योर कि येलो डॉट्स भी हमें नजर ना आए, लेकिन फिलहाल रनिंग के लिए हम येलो डॉट्स के खैर करते हैं। सो रेड डॉट्स नहीं होने चाहिए। रेड का मतलब कि कोड के अंदर कहीं ना कहीं अभी भी इशू मौजूद है और उसको ये चीज नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये क्लियर हो गए। कंस्ट्रेंट में अगेन रिमेंबर, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो कंस्ट्रेंट मिनिमम होना लाजमी है। ठीक है, तो एक ऊपर से और एक साइड से कहीं पे कंस्ट्रेंट उसको देना लाजमी है। ये दो देने के बाद अभी भी जो रेड डॉट्स के ऊपर आप कर्सर मूव करोगे, ये कह रहा है कि यार इसकी साइज बहुत छोटी है। ठीक है, साइज छोटी का मतलब ये कि टच स्क्रीन के हिसाब से इसकी साइज स्क्रीन पे बहुत छोटी आएगी, यूजर को दिक्कत होगी, तो उसने आपको हेल्प दे दी कि इसकी साइज बड़ी करो। इफ आई क्लिक ऑन दिस, तो आपका नीचे मैसेज विंडो ओपन हो जाएगा। यहीं पे उसने ऑप्शन दिया हुआ है फिक्स का। ये एंड्रॉइड स्टूडियो की सबसे बेहतरीन दूसरी बात है कि एक तो अपनी जगह पे यूजर फ्रेंडली और बहुत सारी चीजें हमारे करके दे रहा है, साथ साथ एरर आने की सूरत में आपको 80% टाइम एरर सॉल्व करने की सलाहियत भी दे देता है, कि वो खुद ही बता देता है कि भाईजान इसमें क्या मसला है और उसको कैसे फिक्स किया जाए। ठीक है, नहीं तो आपको गाइड कर देगा कि इसको रिजॉल्व कैसे करना। ये सबसे बड़ी चीज है। तो अगर एंड्रॉइड में एरर आ जाए तो उस एरर के ऊपर हवर करके क्लिक करेंगे तो आपको खुद ही इसकी हेल्प मिल जाएगी। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि भाई फिक्स करूं 48 डीपीआई एटलीस्ट इसकी हाइट होनी चाहिए, आपने हाइट बहुत कम रखी हुई है। मैंने कह दिया अच्छा बात है, आई थिंक अगर हम देखा जाए तो शायद 31 डीपीआई हाइट है। मैंने कह दिया भाईजान फिक्स कर दो, तो देखो थोड़ी इसकी बड़ी हो गई हाइट। इसी तरह से इस पे क्लिक किया रेड डॉट पे, तो इसका भी यही आ गया, हाइट बहुत कम है, कम से कम आप 48 पे रखो, तो मैं फिक्स कर दूंगा। तो इसकी हाइट थोड़ी बड़ी कर दी, रेड डॉट्स खत्म हो गए, एरर खत्म हो गया। बहुत सिंपल एज दैट। तो एरर आ रहा है तो और भी अच्छी बात है, आपको बताएगा कि क्या इश्यू है, क्या गलती है, उसको रिजॉल्व किया, तो हमारी बेसिक ऐप बन गई। बहुत आला जबरदस्त हो गया। अब मुझे एक आउटपुट के लिए टेक्स्ट व्यू चाहिए, तो वापस टेक्स्ट में आ जाता हूं। एक टेक्स्ट व्यू मैंने यहाँ पे ले दिया। ठीक है, और इसको उठा के अगेन मैं थोड़ी सी साइज इसको हम बड़ा कर देते हैं। इसका फॉन्ट जो है वो हम कर देते हैं फॉर एग्जांपल 30 एसपी, ताकि बड़ा सा फॉन्ट हमें नजर आ जाए। ओके, इफ यू वांट इसमें फिर आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट कलर स्टाइल सब चीजें जो है, बोल्ड इटैलिक वगैरह। अब यू जस्ट प्ले विद दिस, जो आपको इसमें चीज करनी है यू कैन डू दैट। ठीक है, तो ये फॉन्ट इसका हमारा तब्दील हो गया कलर। आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, इवन सेंट्रलाइज टेक्स्ट फॉर एग्जांपल अलाइनमेंट आपको सेंटर चाहिए वो हम कर सकते हैं, बॉर्डर चाहिए, इसके पीछे बैकग्राउंड कलर चाहिए। तो यू जस्ट प्ले विद दीज थिंग्स, तो बड़ी आराम से बहुत सारी सेटिंग्स हम इसमें कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरे पास अब यहाँ पे मैं एक और टेक्स्ट व्यू डाल दूंगा इधर, और इस पे मैं लिख देता हूं अब की बार, आई थिंक दिस इज सपोज टू बी 20 एसपी। उप्स 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 20 एसपी। ठीक है, और इस पे हम लिख लेते हैं ANSWER आंसर। ओके, अब क्योंकि ये दो नए बनाए तो अगेन इन दोनों के ऊपर रेड आ गया कि भाई आपने कंस्ट्रेंट नहीं किया हुआ। तो पहली चीज मैं लेफ्ट को लेफ्ट से करूंगा। अच्छा, मैं यहाँ पे ये भी कर सकता हूँ प्लस पे। जब आप प्लस पे क्लिक करोगे तो एडवांटेज ही प्लस पे क्लिक करने का ये मिलता है कि ऑब्जेक्ट की लोकेशन को नहीं हिलाता, वो खुद ही डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, इसको सेलेक्ट किया, इसको भी जब मैं प्लस पे क्लिक करूंगा तो वो खुद ही उसके नेक्स्ट टारगेट के साथ मैच करके उसको वहीं का वहीं रखेगा। अगर आप हाथ से कर रहे हो ना, फॉर एग्जाम्पल यहां से ड्रैग करके मैं ले जाऊंगा, तो अब वो क्या करेगा कि उसको उठा के एक्चुअली लेके चलाएगा, पोजीशन कभी कभी चेंज कर लेता है। तो समटाइम्स इज मच बेटर कि आप इसको यहां से आके कंस्ट्रेंट कर दो। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहीं चेंज नहीं हुई, उसने खुद ही उसके कंस्ट्रेंट्स लगा दिए, कहानी खत्म, तीनों क्लियर हुआ है। इसको सेलेक्ट किया और इसको भी मैं टॉप से इधर कर देता हूं, तो वो ऑटोमेटिकली अपने नेक्स्ट टॉप कंपोनेंट से उसने कंस्ट्रेंट कर दिया। एक बॉटम लगा देते हैं तो बॉटम से कंस्ट्रेंट हो गया। ठीक, सब ग्रीन हो गए, बेहतरीन। अब आ जाते हैं बटन के ऊपर। मैंने बटन उठाया, क्लिक एंड ड्रैग किया, एक ड्रॉप करके हमने बटन बना दिया।
ठीक है, बटन की साइज हमने बड़ी कर दी तो बटन मेरे पास बड़ा हो गया। सेम थिंग बटन का भी टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं, एड NUMBERS नंबर्स। सर हैंग हो गया। क्या हैंग हो गया? मैं हैंग नहीं हुआ, मुझे चलने दो। ठीक है, बड़ी सर का किस्मत से नेट तो हैंग हो गया सर नहीं। आपका हैंग हो गया, मेरा चल रहा है मेरे भाई, इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट चल रहा है मेरा। सो हियर वी गो। तो मेरे पास ऐड का बटन भी आ गया। सो हमारी ऐप बेसिकली कंप्लीटली बन चुकी है, बड़ी जबरदस्त हो चुकी है। एक और हरकत मैं इसमें ये कर रहा हूं, मैं विजेट्स में आ गया, इमेज ऐड कर देते हैं। ठीक है, इमेज ऐड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो जाना पड़ेगा, आपका अल्लाह भला करे, पिक्चर्स के अंदर, और यहां से हमने कुछ प्रीसेट्स ऑलरेडी डाउनलोड किए हुए थे। तो ऐड के हवाले से लेट मी क्रिएट दिस थिंग। मैंने एक ये इमेज उठा ली, ठीक है, इसको कंट्रोल सी किया, उप्स, कंट्रोल IKSP, ये रही, कंट्रोल सी। मैं आ जाता हूं एंड्रॉइड के ऊपर। अब मुझे तस्वीर ऐड करनी है, लेकिन तस्वीर ऐड करने की शर्त यह कि आपकी तस्वीर ऑलरेडी आपके फोल्डर के अंदर मौजूद हो। ठीक है, एंड्रॉइड के फोल्डर के अंदर मौजूद हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि वर्ड में से कॉपी किया, रिसोर्स फोल्डर है जो RES, इसके अंदर आए, इसके अंदर एक फोल्डर है ड्रॉबल का, इस ड्रॉबल फोल्डर के अंदर आके कंट्रोल V प्रेस कर देंगे। जो ही कंट्रोल V प्रेस करेंगे तो आपसे पूछेगा कि भाई मैं कौन से फोल्डर में इसको पेस्ट करूं। हमने कहा भाई ड्रॉबल में पेस्ट करो, ऐप के अंदर ड्रॉबल। ओकी डोकी कर दिया, ओके किया। तो उसने कहा भाई नाम भी यही रखना है कि नाम कोई नया रखना है? मैंने कहा यही नाम रख दो फिलहाल, उससे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन नाम रखने की एक कंडीशन ये कि उसमें स्पेसेस नहीं होने चाहिए, बिकॉज दे विल बी यूज्ड एज अ कंटीन्यूअस वेरिएबल नेम काइंड ऑफ अ थिंग। तो मेक श्योर कि इसमें स्पेस ना हो और यूजुअली स्मॉल लेटर्स में हो। दूसरा JPG में हो। ठीक है, तो JPG इमेज फाइल इन स्मॉल लेटर्स विदाउट एनी स्पेसेस। तो ये मैंने दे दिया, क्लिक ओके कर दिया। तो नाउ यू सी कि आपकी इमेज यहां पर आ गई। जब इमेज आ गई तो मैं क्या करूंगा, इमेज के यहाँ पे अब चले गए विजेट्स में, इमेज में चले गए, क्लिक एंड ड्रैग करके मैंने एक इमेज यहाँ पे रखी। अब मुझसे पूछ रहा है कि भाई इमेज कौन सी चाहिए? मैंने कह दिया कि यार ये वाली मुझे इमेज दे दो, क्लिक ऑन ओके। तो ये इमेज नीचे यहाँ पर आ गई। ठीक है, अब मैं इसको पहले तो इन स्क्वायर बॉक्सेस को सेलेक्ट करके इस इमेज की हाइट एंड विड्थ को मैं कंट्रोल करूंगा कि मुझे कितना स्पेस इसको दिखाना है। ठीक है, तो मैंने कह दिया यार ये छोटी सी इमेज मुझे यहाँ पे इस तरह से आप दिखा दो, एट द बॉटम या टॉप पे भी या मिडिल में भी, जहां पे दिल करे, थोड़ी मर्जी। मैंने ऐसे रख दी ताशी। अब हम आते हैं ऊपर मेरे भाई, ऊपर आके हम क्या कहेंगे, कंस्ट्रेंट, क्योंकि रिमेंबर कंस्ट्रेंट के अंदर एवरीथिंग हैज टू बी कंस्ट्रेंट। तो बटन उठाया, बटन को मैंने पहले प्लस पे क्लिक कर दिया, तो प्लस पे, तो उससे अपने ऊपर वाले कंपोनेंट के साथ वो कंस्ट्रेंट कर देगा। फिर नीचे प्लस पे क्लिक कर दिया, तो अपने से नीचे वाले कंपोनेंट के साथ वो कंस्ट्रेंट कर देगा। प्लस, चल मेरे भाई, या तो मेरा ये नहीं चल रहा, उप्स, आई थिंक मेरा माउस नहीं चल रहा। हाँ ये भी हो गया, ठीक है, लेफ्ट भी हो गया। तो मेरा कंस्ट्रेंट, मेरा बटन हो गया। इसी तरह से इमेज को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आ गया। तो सिंपली इसका ये होता है कि हमने एक लेफ्ट पे क्लिक कर दिया, एक टॉप के साथ क्लिक कर दिया, एक मैं राइट के साथ भी क्लिक कर देता हूँ, दिल किया तो बॉटम के साथ भी क्लिक कर दिया। तो मेरे इमेज जो है मेरे कंस्ट्रेंट हो गई। वंस दिस इज डन, मेरी ऐप बन गई। अब बाकी कलर्स, वैल्यूज, बाकी की फनकारियां, वी कैन डू इट लेटर ऑन, बट व्हाट वी डिड नाउ इज वी हैव डिजाइन्ड आवर ओन कस्टम ऐप that takes two values and gives us an answer or should give us an answer. तो हम क्या करेंगे, अब इसको रन करते हैं। अब रन करने का नया मरहला आ गया भाई। इसको अब रन कैसे करें? हमने इंस्टॉल भी कर दिया था एंड्रॉइड, सारी एप्लीकेशन भी बना दी। रन करने के लिए हमें आना पड़ेगा यहाँ पे। सबसे पहले यू विल हैव टू ऐड समथिंग कॉल्ड AVD, एंड्रॉइड क्या था, वर्चुअल डिवाइस। वर्चुअल डिवाइस। ठीक, एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस जो एंड्रॉइड का इम्यूलेटर है। बिकॉज वी आर डूइंग प्रोग्रामिंग इन वर्ड विंडोज, तो मुझे आउटपुट हमें, क्योंकि एंड्रॉइड पे ही दिखना है, क्योंकि विंडोज का आउटपुट तो उधर ही आएगा हमारे पास। तो एंड्रॉइड डिवाइस हम कहां से लाएं? तो तीन तरीके हैं इसको। रिमेंबर, एंड्रॉइड का आउटपुट देखने के तीन तरीके हैं। फर्स्ट, AVD हम इंस्टॉल करें, इम्यूलेटर जिसे हम कहते हैं, यहां से। दूसरा, हमारे अपने फोन के साथ हम डेवलपर मोड फोन में ऑन करें। फोन में अबाउट में जाके एक हिडन फीचर होता है डेवलपर मोड का, एवरी फोन हैज दैट। तो वी टर्न दैट डेवलपर मोड ऑन। वो डेवलपर मोड ऑन करने के बाद जो है हम उसको USB के थ्रू अपने इसके साथ कनेक्ट करते हैं और फिर इसको यहाँ से रन करते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ का आउटपुट वो हमारे मोबाइल में जाके थ्रो करेगा और इंस्टॉल करेगा। आगे चल के ये हरकत भी करेंगे। तीसरा तरीका ये होता है कि जब आप इसको रन करते हो
तो ये एपी के फाइल आपके प्रोजेक्ट के विंडोज के फोल्डर्स में यहाँ पे बना देता है। फिर हम वो मैन्युअली जाते हैं, वो एपी के उठाते हैं, वो मोबाइल में ट्रांसफर करते हैं, मोबाइल में एपी के इंस्टॉल करते हैं और आउटपुट देखते हैं। तो मैं मोबाइल में आउटपुट डायरेक्ट एपी के इंस्टॉल करके भी देख सकता हूँ, अभी मैं इसको इंस्टॉल करके भी देख सकता हूँ, मैं वर्चुअल इम्यूलेटर से भी देख सकता हूँ, एंड आई कैन ऑल्सो डू द सेम थिंग यूजिंग कनेक्टिंग माई एंड्रॉइड डेवलपर मोड विथ माई सिस्टम। ठीक है, आगे चल के दोनों करेंगे, फिलहाल एवीडी मैनेजर पे आ जाते हैं। वंस वी गो इनसाइड द एवीडी मैनेजर, तो मेरे पास बेसिकली मेरा पैनल ओपन हो गया। मैंने ऑलरेडी पिक्सल 4a इंस्टॉल किया हुआ है, मुझे दूसरे की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम करोगे तो बीच में एक बटन दिया होगा क्रिएट योर वर्चुअल डिवाइस, तो आपने वर्चुअल डिवाइस पे क्लिक करोगे, आपका हार्डवेयर आ जाएगा कि यार सेलेक्ट योर फोन जिसको आप एज ए इम्यूलेटर के तौर पे इस्तेमाल करोगे, ताकि जब आप कोड को रन करो तो विंडोज के अंदर ही एक मोबाइल फोन आ जाएगा और उस पर आपका सॉफ्टवेयर रन होगा। तो आपको बार बार पीसी कनेक्ट करने, आप मोबाइल फोन कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डेवलपर मोड ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एपी के मोबाइल में इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट यहीं पे आउटपुट देख लो। तो मैंने 4a सेलेक्ट किया हुआ है ऑलरेडी मेरे पास, आप कोई भी मोबाइल यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो स्क्रीन साइज के हिसाब से। शर्त यह कि जब आप इसको इंस्टॉल करके सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे जाओगे तो अब आपके पास एक मेन्यू आ जाएगा। What this menu does is कि it will tell you कि यार इस वक्त इसके अंदर मुझे कौन सी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट की एपीआई इंस्टॉल करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे दोबारा डाउनलोड का बटन है, मींस आपको वो एपीआई जो है उस पर्टिकुलर वर्जन की डाउनलोड करनी है, वो इंस्टॉल होगी और उसी के ऊपर फिर वो सॉफ्टवेयर को रन करेगा। इस चीज का बहुत हमें ख्याल रखना है कि फॉर एग्जाम्पल मैं लॉलीपॉप पे काम कर रहा हूं, तो मैं इस पे क्लिक किया, अब वो डाउनलोडिंग पे चला गया, अब मुझे फिर वेट करना पड़ेगा वो 2 मिनट 3 मिनट 10 मिनट आधा घंटा, जब तक ये मेरी एंड्रॉइड की फाइल डाउनलोड करेगा, इसकी एपीआई इंस्टॉल करेगा, उसके बाद मेरा ये एवीडी इंस्टॉल हो जाएगा इम्यूलेटर, उसके बाद मैं रन कर पाऊंगा। तो वही मैंने कहा कि यू नीड टू बी पेशेंट। तो अभी तकरीबन 400 MB की फाइल डाउनलोड करने पे लग गया। मैंने कह दिया भाई फिलहाल तो बंद करी, मैं क्लास के बाद तुम्हें समझाऊंगा। ठीक है, फिलहाल इसको हमने कर दिया कैंसिल। उसके बाद जैसे आप फाइनल ओके करोगे तो आपका मोबाइल फोन यहाँ पे आ जाएगा। मैं ये पहले कर चुका था, अब इसको मैंने दोबारा किया बंद, तो ये मुझे वही पिक्सल 4 है यहाँ पे नजर आ रहा है। ऑल आई नीड टू डू इज क्लिक ऑन दिस प्ले बटन। वंस यू क्लिक ऑन दिस प्ले बटन, तो बेसिकली क्या करेगा, ये कंपाइल करेगा। कंपाइल करने के लिए वो ग्रेडल का इस्तेमाल करता है। ग्रेडल एंड्रॉइड स्टूडियो के साथ एक एडिशनल कंपाइलर टाइप का एक सेटअप है that takes your XML file, takes your user interface file, takes your backend Java file, compiles it together and creates an window Android deployable APK file। ठीक है, वो Android की APK फाइल बनाएगा। तो नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेडल बिल्डिंग, ग्रेडर बिल्ड हो गया, उसने इम्यूलेटर रन किया, ये हमारे पास इम्यूलेटर आ गया। ठीक है, स्टिल वो ग्रेडल पीछे रन कर रहा है, तो लेट इट रन। ये अभी इस टाइम प्रीवियस एप्लीकेशन का वो स्नैपशॉट दिखा रहा है। तो अगेन इट विल टेक टाइम, सो बी पेशेंट विद इट। तो मैं रन करके बैठा हुआ हूं, अभी समझो 30 सेकंड हो गए बात करते हुए, स्टिल वो रन कर रहा है। इट समटाइम्स डज टेक्स 1 to 2 मिनट्स। तो अब वो इंस्टॉल लिखा हुआ आ गया सीधे से यहाँ पे इंस्टॉल। दिस मीन्स कि नाउ इट इज इंस्टॉलिंग माई ऐप ऑन माई इम्यूलेटर, और इंस्टॉल करने के बाद लॉन्च सक्सेस, और अब मेरी एप्लीकेशन लॉन्च हो गई। बेहतरीन काम। तो मेरा इमेज भी आ गई, सर VSIT। एक्सक्यूज मी सर, जी सर सर। थोड़ा फिर से समझाएं सर, जी सर थोड़ा फिर से समझाएं। बेसिकली हमने क्या किया कि इम्यूलेटर रन किया। इम्यूलेटर जब हम रन करते हैं तो वो ग्रेडल एक रन होता है। ग्रेडल एंड्रॉइड स्टूडियो के साथ एक स्क्रिप्ट, एक अपना प्लगइन मौजूद है जो आपके कोड को लेकर उसके इम्यूलेटर को रन करती है, और फिर आपके XML फाइल, आपकी जावा फाइल को कंपाइल करके सारे पैकेजेस और उसकी बाइनरीज को मिलाकर एक फाइनल APK फाइल बनाती है। एंड्रॉइड पे जो फाइल एग्जीक्यूट होती है वो .apk फॉर्मेट है, उम्मीद है पता होगा, लेकिन अभी चल गया। ठीक है, तो एंड्रॉइड जैसे विंडोज के ऊपर .exe चलती है हमारे पास, एग्जीक्यूटेबल फाइल जिसे हम कहते हैं, एंड्रॉइड की .apk फाइल है। तो ग्रेडल इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग दैट APK फाइल। वो APK फाइल ग्रेडर फिर इंस्टॉल करता है, खुद ही रन करता है, इम्यूलेटर को चलाता है, इम्यूलेटर में वो इंस्टॉल करता है, और फिर आपका कोड एग्जीक्यूट होता है। एग्जीक्यूट होने के बाद ये ऐप मेरे पास विंडोज, इसका जो ऐप इम्यूलेटर था, इस इम्यूलेटर के ऊपर नाउ आई कैन सी माय। ठीक है, यहाँ पे मेरा नेम आ गया, मैं इधर भी वैल्यू दे सकता हूँ, और इसको मैंने कर दिया मिनिमाइज, मैं यहाँ पे बटन बना दिया, ये टेक्स्ट व्यू आ गया, पूरी मेरी ऐप का एक इनिशियल डिजाइन आ गया।
ठीक है, हाँ बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं है, लेकिन बेसिक ऐप हमारे पास बन चुकी है ग्रेडल के थ्रू। ग्रेडल बेसिकली रिस्पॉन्सिबल इसको कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करने का। सर अब आंसर नजर नहीं आ रहा। हाँ आंसर नहीं आ रहा क्योंकि आंसर का बैकएंड का कोड हमने नहीं दिया और आंसर को हमने दिया नहीं है। ठीक है, तो वापस आ जाते हैं कोड के ऊपर, आंसर पे चले गए। आंसर क्यों नजर नहीं आ रहा? आंसर वाकई क्यों नजर नहीं आ रहा था? लिखा तो हुआ है। आंसर को इधर उधर हो गया क्या? सर कलर वाइट तो नहीं है? ये बात भी हो सकती है यार। आ जाओ ऊपर, कलर भी ब्लैक ही है, ब्लू कर देते हैं। ठीक है, इसको उठा के मैं उप्स, कंट्रोल जेड, आंसर तो आ ही गया कौन। हाँ पता नहीं क्यों नहीं चल रहा। अच्छा एक मिनट, इसकी थोड़ा सा हम साइज बड़ी कर देते हैं। ठीक है, कंपोनेंट तो बना हुआ है। लेट मी क्लिक ऑन दिस बटन, तो वो इसको दोबारा से चलाएगा, दोबारा से रन करेगा। ठीक है, ग्रेडल बिल्ड रनिंग, तो वो दोबारा कोड उठाएगा, इंडेक्सिंग करेगा, अप्लाइंग चेंजेस करेगा, एंड लेट्स सी क्या वापस आ रहा नहीं आ रहा। टेक्स्ट व्यू तो हिल गया, आंसर क्यों नहीं आ रहा भाई? चलो आंसर पर आते हैं। मैंने इसको कर दिया बंद, इसकी स्टेट की उसने सेव, और इट्स अ गुड थिंग। आंसर क्यों नहीं आ रहा? कोई हमने और हरकत की है क्या इसकी विजिबिलिटी के हवाले से? एक मिनट, लेट मी डिलीट दिस और लेट मी गो इनसाइड द टेक्स्ट और लेट मी क्रिएट आंसर अगेन। ठीक है, और इसको हम फिर वही कर देते हैं, इसको गो अप, इसके ऊपर ANSWER आंसर लिख दिया मैंने। ठीक है, इसको लेफ्ट कंस्ट्रेंट कर दिया, इसको हमने राइट कंस्ट्रेंट कर दिया, इसको हमने टॉप कंस्ट्रेंट कर दिया। नीचे आ गए, फॉन्ट साइज मैंने 20 SP कर दी। कलर भाई का हमें दिल किया था, हम तब्दील कर देते हैं, ये भी तब्दील हो गया। ठीक है, तो अब की बार उम्मीद है कि नजर आ जाएगा। सो नाउ लेट्स जस्ट गो एंड टेक दीस टू नंबर्स एंड ऐड देम टुगेदर। अब हमने एक चीज ये की थी कि क्योंकि मैं नंबर बनाना चाह रहा था, तो मैंने इसको मुझे यहाँ पे नंबर टेक्स्ट फील्ड यूज करनी चाहिए थी। उसका एडवांटेज ये मिलता है कि ऑटोमेटिकली इसमें सिर्फ नंबर ही आते हैं, लेकिन क्योंकि हमने टेक्स्ट फील्ड बना दी है तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, हम इसी को भी फिलहाल यूज करेंगे। सो नाउ इसकी अब बैकएंड की कोडिंग करने के लिए हमें जाना पड़ेगा ऐड के अंदर सबसे पहले। ठीक है, ऐड में जब हम जाएंगे तो ऐड में मुझे देना है कि जब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूं तो उसके नतीजे में क्या इवेंट परफॉर्म हो। ठीक, तो हम यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे नीचे और यहाँ पे एक इवेंट आ जाएगा ऑन क्लिक करके। मैंने इस ऑन क्लिक के एरो पे सेलेक्ट किया और इस टाइम कुछ भी नजर नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, मैंने इसको किया बंद। मैंने कहा यार ऑन क्लिक इवेंट है। अब ऑन क्लिक का मतलब ये है कि व्हाट शुड हैपन व्हेन यू क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर बटन। उसके लिए हम आ जाते हैं सबसे पहले मेन एक्टिविटी के अंदर। अब यहाँ पे हम बैकएंड की कोडिंग देंगे। बैकएंड की कोडिंग हम क्या लिखेंगे कि मैं ऊपर इधर आ जाता हूं और यहाँ पे मैंने लिख दिया भाई कि पब्लिक वॉइड ऐड, दो मेथड बना दिए हमने। ठीक, अब ये स्टैंडर्ड जावा का कोड है, FUNC फंक्शन टू ऐड टू नंबर्स। ठीक है, और अब यहां पे हमें एक चीज बनानी होगी, व्यू, एंड्रॉइड व्यू। ओके, व्यू एंड्रॉइड व्यू। तो जैसे मैंने व्यू लिखा, व्यू आ गया, हम उस पर एंटर प्रेस कर दिया तो व्यू का ऑब्जेक्ट बन गया। इफ यू गो इनसाइड द इंपोर्ट स्टेटमेंट तो उसने इसको ऑटोमेटिकली इंपोर्ट भी कर दिया। अक्सर औकात हम गलती ये कर लेते हैं, इंपोर्ट नहीं करते। जब व्यू को करते हैं तो इंपोर्ट करना लाजमी है। अब ये मैंने अपना एक फंक्शन बनाया है ऐड का, लेकिन उसमें मुझे एक आर्ग्यूमेंट पास करना होगा व्यू का। अब व्यू का कॉन्सेप्ट ये है कि एंड्रॉइड के अंदर वो कहता है कि जावा फाइल है बैकएंड के लिए, व्यू फ्रंट एंड का जो डिजाइन है उसको वो कह रहा है। तो जो बैकएंड पे मैं काम कर रहा हूं तो मुझे फ्रंट एंड से अगर कोई डेटा चाहिए
कोई इंटरेक्शन चाहिए तो उसके लिए मुझे व्यू का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। ठीक है, व्यू मींस फ्रंट एंड की ऑब्जेक्ट्स कंपोनेंट्स जो यूजर को व्यू नजर आ रहा है, तो ये व्यू हुआ, ये बैकएंड की जावा हुई पीछे वाली, तो इसीलिए हम व्यू का आर्गुमेंट पास करना है। ये बाय डिफॉल्ट मौजूद है, हमें देना है, लाजमी है, कंपलसरी है, वरना प्रॉब्लम आ जाते हैं जो हम काम करने जा रहे हैं एटलीस्ट उसके अंदर। अब वंस आई हैव दैट अवेलेबल, ठीक है, मैंने अब ये चीज कर दी, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे बहुत सिंपली बेसिक लॉजिक लगानी है, दैट आई वांट टू अप्लाई व्हाट वी कॉल, सॉरी, अब मुझे करना बेसिकली ये कि मैं इस टेक्स्ट फील्ड का रीड करूं, इस टेक्स्ट फील्ड का डेटा रीड करूं, और उन दोनों को प्लस करके यहां पे शो कराऊं। ठीक है, तो हम कह देंगे कि भाई एक हमारे पास चीज है टेक्स्ट व्यू करके, ठीक है, और उसको फॉर एग्जांपल वी टी एक्स टी वन कर देते हैं, इज इक्वल्स टू, ओके, और उसके साथ फिर हम उसमें आंसर लगा देते हैं फाइंड व्यू बाय, सॉरी, फाइंड व्यू बाय आईडी r डॉट id डॉट txt। ठीक है, अब यहां पे मुझे आईडी चाहिए उस टेक्स्ट फील्ड की जिसको मुझे रीड करना है। मैं अभी इस मेथड पे आता हूं, तो सबसे पहले यहां पर आ गया, इस टेक्स्ट फील्ड को सेलेक्ट किया, इसको स्क्रॉल करके मैं ऊपर गया, और मैंने कहा यार ये तो पता नहीं क्या लिखा हुआ है, इसको नाम दे दो txt वैल्यू 1, रिफैक्टर। ठीक, इसको सेलेक्ट किया, इस पे भी पता नहीं क्या लिखा हुआ है, इसको भी मैंने वैल्यू 2 कर दिया, txt वैल्यू 2। मैं यूजुअली txt लिख देता हूं ताकि मुझे पता चले कि ये टेक्स्ट फील्ड है, वरना कंपोनेंट्स का ढूंढना, याद रखना मुश्किल हो जाता है, कितने कंपोनेंट्स हमने यूज किए हुए होते हैं। तो अब हमने क्या किया, इनको रीनेम कर दिया, बेसिकली इनकी आईडीज दे दी। इस आईडी का एडवांटेज ये मिलेगा कि जब मैं यहां पर आ जाऊंगा, रिफैक्टर कर देते हैं, ठीक है, और रिफैक्टर इसीलिए पूछ रहा है कि आप उसका नाम तब्दील कर रहे हो, तो वो नाम सिर्फ यहाँ पे नहीं, पीछे एक्सएमएल में और कोड में भी तब्दील होगा, तो वो यही पूछ रहा है कि यार मैं पीछे कोड में भी इसका तब्दील करूं कि नहीं करूं। तो रिफैक्टर का मतलब ये कि जहां जहां ये है नाम इस्तेमाल हो रहा था, हर जगह पे तब्दील कर दो। तो वापस मेन में आ जाते हैं। अब मैंने यहाँ पे कोड लिखा हुआ था, ठीक है, इस कोड को मैं पहले आपको कंप्लीट कर दूं, डॉट txt, तो अब देखो वैल्यू 1 आ गई, इसको प्रेस किया, बंद किया, सेमीकोलन लगाया। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक व्यू का बनाया हुआ था, इस व्यू क्लास का एक ऑब्जेक्ट हमारे पास मौजूद है टेक्स्ट व्यू करके। टेक्स्ट व्यू मींस आप टेक्स्ट फील्ड का व्यू चाह रहे हो, ठीक है, उसको एक वेरिएबल दे दिया, ये क्लास का नेम है, जावा में ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। फिर हमने एक फंक्शन कॉल किया फाइंड व्यू बाय आईडी, जो इनहेरिट होकर हमारे पास ऑलरेडी मेन फाइल से आया हुआ है, ठीक है, ये इनहेरिट होकर आया था, हमें इनहेरिटेंस में पता है पेरेंट वाला डेटा चाइल्ड के पास आ जाता है, फंक्शन आ गया। इस फंक्शन का काम ये कि आपके जो व्यू था उस व्यू पे डेटा या कंपोनेंट को ढूंढ के लेकर आएगा। कौन सा कंपोनेंट, वो कंपोनेंट जिसकी आईडी होगी टेक्स्ट वैल्यू 1 करके। तो हमने इसको कहा कि भाई व्यू में जाओ, फाइंड करो एक कंपोनेंट जिसकी आईडी है टेक्स्ट फील्ड 1, उसको ढूंढ के आओ और उसको उठा के मेरे टेक्स्ट व्यू वाले कंपोनेंट को असाइन कर दो। तो जो आपकी एक्सएमएल फाइल में आपने कंपोनेंट बनाया था, रिमेंबर वो अलग फाइल में, वहां से डेटा मुझे रीड करके जावा में लाना है, उसके लिए सिंपली ये कोड टेक्स्ट फील्ड के लिए, टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट फाइंड व्यू बाय आईडी मेथड है, आर डॉट आई डी डॉट टेक्स्ट वैल्यू 1। आर क्लास का नाम है, स्टैटिक क्लास है हमारे पास, आईडी उस क्लास के अंदर एक सब क्लास है, उस आईडी डॉट टेक्स्ट वैल्यू के अंदर हमने आर्ग्यूमेंट पास कर दिया, तो वो टेक्स्ट वैल्यू 1 जो था वो उठा के यहाँ पे ले आएगा। अब ये कंपोनेंट आ गया मेरे पास, हमने कहा बहुत जबरदस्त, क्या बात हो गई, मैंने कह दिया यार स्ट्रिंग वैल्यू 1 इज इक्वल टू txt1 डॉट, ठीक है, डॉट क्या करूं मैं, गेट टेक्स्ट कर दूं, ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, उप्स, गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग कर देते हैं।
ठीक है, इससे अब क्या हुआ कि जो टेक्स्ट में डेटा मैंने एंटर किया था वो मैंने यहाँ पे रीड कराया कि यार जो व्यू तुम्हारे पास यहाँ पर आया था टेक्स्ट 1 में, उस टेक्स्ट 1 के अंदर जाओ, डॉट गेट टेक्स्ट करो, टेक्स्ट को रीड करो, डॉट टू स्ट्रिंग, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके मुझे इस वेरिएबल जो स्ट्रिंग का था असाइन कर दो। तो हमने पहले कंपोनेंट लिया, फिर कहा कि इस कंपोनेंट के अंदर भाई देयर इज ए टेक्स्ट, सो गेट दैट टेक्स्ट एंड व्हाटएवर टेक्स्ट इज रिटर्न कन्वर्ट दैट इनटू अ स्ट्रिंग फॉर्म। Once it's converted into a string form, now assign it to a string variable. Okay, so the logic behind this goes that there is a view, on a view there is a text field, so first we find that text field, assign it to a text view, then from that text view now we say कि जो component मेरे पास आया है उस component में text get करो, वो जो text आएगा उसको string में convert करो, convert करने के बाद string variable को assign कर दो। Now when we print this value, जो भी वैल्यू इसमें एंटर की होगी हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगी। So let me do one more thing, text view, दोबारा से txt answer is equals to find view by id r dot id dot, लेकिन उसका नाम तो पता नहीं क्या रखा था मैंने, तो मैं वापस मेन एक्टिविटी में आ जाऊंगा। ये टेक्स्ट व्यू था, इसकी आईडी हमारे पास पता नहीं क्या बन गई थी, तो मैं इसका नाम दे दूंगा टेक्स्ट ANSWER आंसर। ठीक है, फिर मुझसे पूछा रिफैक्टर करूं, जहां जहां टेक्स्ट व्यू 5 था वहां वहां टेक्स्ट आंसर कर दूं। मैंने कहा पूरे कोड में तब्दीली कर दो खुद ही भाई, उसने खुद तब्दीली कर दी। अब वापस मैं जावा में आ गया। ठीक है, अब मैंने इसका नाम तब्दील कर दिया था, हमने टेक्स्ट आंसर कर दिया, मैं जावा में आ गया। जहां मैंने आईडी लगाई थी उसको माइनस किया, डॉट लगाया, TXT लिखा, तो मेरे पास सारी टेक्स्ट फील्ड आ गई। इसीलिए TXT एब्रिविएशंस लगाना बहुत आसान होता है, आपको पता चल जाता है कि आपको कौन सा कंपोनेंट ढूंढना है। स्क्रॉल डाउन किया, आंसर, तो मेरा टेक्स्ट आंसर आ गया। ठीक है, सेमीकोलन लगा दिया। अब हमने क्या किया, अब मैंने वही तरीका किया, व्यू में जाओ, व्यू में फाइंड करो एक एलिमेंट, एक व्यू, एक कंपोनेंट बाय आईडी, जिसकी आईडी होगी टेक्स्ट आंसर, तो ये कोड हमारे पास फिक्स हो गया। अब मुझे इस पे जो वैल्यू मैंने 1 पे लिखी थी वही प्रिंट करानी है फॉर नाउ। मैंने कह दिया ठीक है, बहुत आसान सी कहानी है। आपने सिंपली क्या करना है कि स्ट्रिंग, क्योंकि पहले में बल्कि स्ट्रिंग आ चुकी है ना, तो मैं यहां पे आ जाऊंगा TXT आंसर डॉट सेट टेक्स्ट, और सेट टेक्स्ट में हम दे देंगे वैल्यू 1। ठीक है, स्ट्रिंग प्लस वैल्यू 1। तो जो यहां पे स्ट्रिंग आपने दी थी उसको स्ट्रिंग प्लस 1, ब्लैंक स्ट्रिंग हम दे देते हैं, प्लस 1 करा दिया। लेट्स टेस्ट दिस कोड अब तक। ठीक है, ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हम करना क्या चाह रहे हैं। अगेन हम रन किया, ग्रेडल बिल्ड में गया, वो एंड्रॉइड इम्यूलेटर को रन किया। ठीक, उसमें फिर ग्रेडल उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेगा, इंस्टॉल करने के बाद आपका सिस्टम में उसको रन करेगा एंड्रॉइड इम्यूलेटर के अंदर। तो मेरे पास मेरा इंफॉर्मेशन आ गया और अब की बार आंसर भी आ गया। आई थिंक पहले जो आंसर बनाया था उसमें कोई गड़बड़ हो गई थी। तो नाउ व्हाट वी डू इज, मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी फॉर एग्जांपल 23। ओके, मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी 23। कीबोर्ड को मिनिमाइज कर दिया, मैंने बटन पे क्लिक किया तो कुछ भी नहीं हुआ। क्यों कुछ भी नहीं हुआ? क्योंकि अभी हमने तो बटन को बताया नहीं कि भाई जब तुम्हें क्लिक करूं तो ये वाला मेथड एग्जीक्यूट हो। तो मैं एक्टिविटी में आया, बटन पर आया, बटन के अंदर आके मैंने ऑन क्लिक वाला इवेंट ढूंढा, किधर गया किधर गया किधर गया, ये वाह। अब इसके एरो पे क्लिक किया तो देखो ऐड वाला मेथड आ गया कि मेन एक्टिविटी में एक फंक्शन बनाया ऐड के, क्या वही डालना है इधर? मैंने कहा जय बात, वही एडेड वाला मेथड डाल दो। ठीक, वंस ऐड कर दिया, खत्म। अब इसको मैं दोबारा इस बटन पे क्लिक करूंगा, अप्लाई चेंजेस एंड रीस्टार्ट एक्टिविटी, कि बार बार सिम्युलेटर स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, सिम्युलेटर मेरा खुला हुआ है क्योंकि ऑलरेडी हैवी हो गया। अब जो चेंजेस मैंने किए हैं उसको सिर्फ उस सिम्युलेटर पे दोबारा कंपाइल करके रन करो। यू विल नोट कि ग्रेडल दोबारा रन करेगा, कोड को उठाएगा, दोबारा एपीके में जाके उस पर चेंजेस अप्लाई करेगा। चेंजेस आ गई हमारे पास। ठीक है, अब जो ही बटन पे क्लिक किया 23 आ गया। फिर यहाँ पे आके मैंने 33 किया, मिनिमाइज, ऐड पे क्लिक किया, नंबर प्रिंट हो गया। तो जो वैल्यू मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, बटन पे क्लिक किया, वही वैल्यू रेसिप्रोकेट होकर यहाँ पे प्रिंट हो गई। समझ आई बात? तो अब इसी तरीके से मुझे क्या करना है कि यहाँ की वैल्यू उठाओ,
यहां की वैल्यू उठाओ और दोनों को फिर प्लस करके यहां पे डिस्प्ले कर दो। तो वेरी क्विकली लेट्स डू दैट बिफोर वी एंड अप टाइम, बिकॉज ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है लेक्चर। ठीक है, तो मैं इस वाले कोड को दोबारा से करूंगा, कंट्रोल सी एंड पेस्ट, और इसको हम कर देते हैं वेरी क्विकली टेक्स्ट टू, ये वैल्यू टू। ठीक है, और यहां पे आने के बाद ये वैल्यू टू हो जाएगी टू स्ट्रिंग, और इधर भी आने के बाद वैल्यू टू टू स्ट्रिंग। ठीक है, तो सेम चीज टेक्स्ट व्यू टेक्स्ट टू कर दिया, वेरिएबल चेंज, फाइंड करो टेक्स्ट वैल्यू टू को, उसको इस व्यू में दो। तो अब यहाँ पे बेसिकली हमने कंपोनेंट दिया है, जो टेक्स्ट व्यू से हमने लिया है कि यार वो कंपोनेंट ले आओ। अब फिर हमने यहाँ पे कहा कि उस कंपोनेंट में से जो टेक्स्ट हजरत ने एंटर किया है वो ले आओ और उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद स्ट्रिंग वेरिएबल को असाइन कर दो। ठीक, और फिर मैं यहां पे दे दूंगा वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2। ओके, और फिर हम इसको दोबारा रन कर देते हैं। लेट्स सी कि अब आउटपुट क्या आएगा। रिमेंबर दोनों को हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया था, तो इंस्टॉल हो गया। अब यहां भी आके मैं वैल्यू दे देता हूं, इसको हटा देते हैं और इसको हमने दे दिया 444। ठीक, कीबोर्ड को हमने बंद कर दिया, आंसर पे क्लिक किया तो आंसर क्या आया 23334444। तो एक्चुअली इसने स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट किया है, स्ट्रिंग्स को ज्वाइन किया है रादर देन डूइंग मैथमेटिकल एडिशन। वजह यह है कि जो हमने यहाँ पे इनपुट लिया था, ठीक है, ये दोनों स्ट्रिंग फॉर्म में हमने कन्वर्ट करके लिए थे। इसीलिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और खफा करना पड़ेगा, वो ये कि इंटीजर नंबर 1 इज इक्वल टू integer इंटीजर डॉट पार्स और वैल्यू 1। ठीक, इफ यू रिमेंबर दिस इज समथिंग वी डू इन जावा टू कन्वर्ट आवर स्ट्रिंग इनटू अ न्यूमेरिक फॉर्म। तो किसी भी स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली हम ये कोड यूज करते हैं। कोड क्या, आपने इंटीजर वेरिएबल उठाया जिसमें आपने इंटीजर में कन्वर्ट करके रखना है। फिर इंटीजर जावा इंटीजर की रैपर क्लास है, उसके अंदर मेथड मौजूद है पार्स आईएनटी। तो वो पार्स आईएनटी क्या करता है कि स्ट्रिंग जो दी हुई है उस स्ट्रिंग को पार्स करके उसको न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और वो फिर इंटीजर वेरिएबल को हमने असाइन कर दिया। अब जब मैं यहां पे प्लस करूंगा तो मुझे यहां पे पहले तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, मैं ऐसे भी कर सकता हूं, या यहां पे दे दिया इंटीजर आंसर इज इक्वल्स टू वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2 सेमीकोलन, और फिर यहां पे मैं सिंपली आंसर दे दूं। ठीक है, ओके ओके, ये दोनों नहीं आएंगे, यहां पे नंबर 1 प्लस नंबर 2 सेमीकोलन। ओके, तो लेट मी राइट अ कमेंट्स हियर, रीड द कंपोनेंट फ्रॉम XML फाइल। ठीक है, उसके बाद रीड द स्ट्रिंग text data from the component and convert it into string। ठीक है, फिर यहां पे मैंने क्या किया, convert the string into integer and assign it to int। ठीक है, थोड़ा सा मैंने कमेंट्स कर दी ताकि आपके लिए फिर कल को मैं जब ये कोड अगर शेयर करूंगा तो you will get a little bit help what I have tried to do। ठीक है, ओके सॉरी, ये चीज आ गई। ठीक है, तो होपफुली दैट शुड मेक अ लिटिल बिट मोर सेंस। तो हमने पहले रीड किया, फिर इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, स्ट्रिंग को रीड करके स्ट्रिंग में असाइन किया, उसके बाद हमने उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया। अब ये नंबर 1 और नंबर 2 दोनों को आपस में फिर यहाँ पे प्लस किया,
और आंसर वाले जो टेक्स्ट आंसर था उसमें सेट टेक्स्ट करके डिस्प्ले करा दिया। ठीक है, नाउ इफ आई गो बैक एंड रन दिस कोड, ठीक है, होपफुली इफ आई डू ऐड तो नाउ वी गेट 4666। अब हमारा मैथमेटिक्स सही हो गई। सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई डिलीट दिस, अच्छा इसमें बैक स्पेस नहीं होता राइट, तो इसमें हम बैक स्पेस 2 + 4 नीचे किया, ऐड किया, ओप्स डेज़ी डू, ये क्या आ रहा है, 4 क्यों होना चाहिए, बाकी आंसर गलत आ रहा है। ओके लॉजिकल मिस्टेक, सी दिस इंटीजर नंबर 1 इंटीजर डॉट पार्स int वैल्यू 1, वो पहले वाले की वैल्यू 1 उठा रहा है। जब दूसरे में हम आ गए तो टेक्स्ट 2 को रीड किया, जो टेक्स्ट 2 था असाइन किया वैल्यू 2 के अंदर, और फिर पार्स इंटीजर डॉट फिर अगेन वैल्यू 1 ही रखा हुआ था, तो वो 2 और 2 प्लस करके 4 दिखा रहा है, इसको मैंने वापस 2 कर दिया, कॉपी पेस्ट जिंदाबाद। तो उसमें ये चीजें हो रही होती हैं भाई, टेंशन की बात नहीं है। फिर रन किया मैंने यहां से कोड, अब उसने दोबारा रिलोड किया और मैंने ऐड नंबर किया, 6 हो गया। ठीक है, इधर आ गया, इसको मैंने 44 कर दिया, प्लस किया तो 46 हो गया। ठीक है, इसको हमने 23 किया, मिनिमाइज किया, प्लस किया तो 67 हो गया। फर्स्ट ऐप बन गई। सो बेसिक ऐप है, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा बहुत हमने की है, लेकिन इफ यू वॉच माय प्रीवियस लेक्चर्स तो उसमें कुछ हमने बिल्कुल ही बेसिक किया है। ऑलमोस्ट यहाँ भी वही कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट लेकर आए, दैट वी क्रिएटेड अ कंपोनेंट्स, हमने XML में आए, ड्रैग एंड ड्रॉप करके कंपोनेंट रखा। द एसेंशियल थिंग इज कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट इज जस्ट लाइक अ रबर इलास्टिसिटी के तौर पे कंपोनेंट्स को अपने बॉर्डर्स या अगले कंपोनेंट के साथ कंस्ट्रेंट कर देता है, अटैच कर देता है। तो हम वो करना लाजमी होता है ताकि आपके सेगमेंट्स को हम मैनेज कर सकें। तो इफ आई मूव दिस फॉर एग्जांपल, तो यू सी दिस पूरा इंटरफेस मेरा अपडेट हो रहा है। तो इससे बड़ा एडवांटेज हमें मिल जाता है कि अगर मुझे किसी एक को एडजस्ट करना है तो आई कंट्रोल एन एंटायर इंटरफेस विद इट। ठीक है, इसके अलावा भी लेआउट्स मौजूद हैं, वी विल डिस्कस देम लेटर ऑन क्लासेस। तो वंस यू सेट कंस्ट्रेंट्स, उसका इजीएस्ट मेथड ये कि पहले आप मैन्युअली ऑब्जेक्ट्स प्लेस करें, उसके बाद उसके एट्रीब्यूट एडर में आके आप कंस्ट्रेंट विजिट के थ्रू उसके प्लस पे क्लिक करते जाएं, तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली जहां पे उसकी करंट लोकेशन होगी उस हिसाब से उसको एडजस्ट कर देगा एंड आपका कंपोनेंट सेट हो जाएगा। ठीक है, आई होप इट एक्सप्लेन्स। एंड देन वी क्रिएटेड अ फंक्शन विद इन आवर एक्टिविटी क्लास, जहां पे हम उसको कोड को रन करके कंपाइल किया। ये कोड भी है, मैं इसको भी शेयर कर दूंगा, ये पूरा वीडियो लेक्चर भी रिकॉर्ड होगा तो मैं पोस्ट कर दूंगा। यू आर ऑल सपोज टू क्रिएट दिस ऐप एज वेल। इसके अलावा जो प्रीवियस 4 लेक्चर्स में थे वो वाली एप्स भी और ये ऐप भी तकरीबन सबने बनानी है। इस वीडियो के नीचे ही मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा कि सर हमने ऐप बना दी, सर हमने ऐप बना दी रोल नंबर के साथ। मुझे